नमस्कार। बिहार विधानसभा में चुनावों के कार्यक्रम घोषित कर दिए गए हैं। ये चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे, जिसकी तिथि 6-11 नवंबर है और 14 नवंबर को नतीजों की घोषणा भी कर दी जाएगी। इसी के साथ, इस घोषणा के साथ ही वहां पर आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो गई है। तो आइए जानते हैं कि क्या होती है आदर्श आचार संहिता, साथ ही कुछ मूलभूत तथ्यों के साथ। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे यहां पर जो तिथि है, 2 चरणों में यहां पर चुनाव होंगे और चरणों के साथ साथ जो चुनाव की रिजल्ट की घोषणा है वो भी बता दिया गया है कि 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। अब यहां पर 7.42 करोड़ यानी कि लगभग इतने जो मतदाता हैं उसमें से कितने पुरुष और महिला हैं ये भी देख लीजिए। तो यहां पर 3.92 करोड़ पुरुष हैं और 3.5 करोड़ महिलाएं हैं। ये अपने मत का इस्तेमाल करेंगे लोकतंत्र के महापर्व में। अब देखिए, यहां पर बिहार की कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो 243 सीटों के लिए यहां पर मत डाले जाएंगे और इन 2 चरणों के बाद 14 नवंबर को नतीजे भी आ जाएंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि आचार संहिता जो है इस तिथि की घोषणा के साथ ही लागू हो गई है। तो अब सवाल उठता है कि यह आचार संहिता होती क्या है। तो देखिए, जो आदर्श आचार संहिता होती है इसके विषय में भी हम बात करेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि यह होती क्या है। तो देखिए, जब भी आदर्श आचार संहिता की बात आएगी तो जो भी राजनीतिक दल होते हैं, जो भी उम्मीदवार होते हैं, उनके आचरण को नियंत्रित करने वाले जो नियम और सिद्धांतों का जो समुच्चय होता है, जो समूह होता है, उसको ही हम कहते हैं आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तौर पर जाना जाता है। इसको एक संवैधानिक नैतिक प्रहरी भी कहा जाता है, जो कि चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी और समान बनाकर इस चुनाव को हम कह सकते हैं कि विश्वस्त व्यवस्था के तौर पर स्थापित करता है। अब सभी राजनीतिक दल जो होते हैं उनकी सहमति से ही इसको तैयार किया गया है और इसकी हम कह सकते हैं इसका जो अनुपालन होता है, इसका जो पालन करना होता है वो अनिवार्य बनाया गया है। अब यहां पर संविधान का जो अनुच्छेद होता है वो 324 जिसमें कि ये व्यवस्था की गई है, 324 के अंतर्गत ही इसके पालन की निगरानी किसके द्वारा किया जाता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसके पालन की निगरानी भी की जाती है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे संपन्न हो, पारदर्शी तरीके से संपन्न हो, सरकारी मशीनरी का किसी प्रकार से दुरुपयोग ना हो पाए, साथ ही साथ जो चुनावी अपराध हैं या जो भ्रष्टाचार हैं या कदाचार हैं उनको कैसे रोका जा सके। इसके अलावा जो सत्तारूढ़ दल है यानी कि जो सत्ता पर पहले से काबिज है वो अपने पद का कहीं ऐसा ना हो कि अनुचित तरीके से लाभ उठाने की कोशिश करे। इन सारी चीजों को रोकने के लिए जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इसका पालन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है। अब देखिए, इसके इतिहास की भी बात करेंगे तो जो सभी दल होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उनको समान अवसर देना इसका उद्देश्य तो होता ही है। इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1960 में अगर आप देखेंगे, 1960 में सबसे पहले केरल से इसकी शुरुआत होती है। वहां पर प्रायोगिक तौर पर इसको हम कह सकते हैं इनिशियल स्टेज में विधानसभा जो चुनाव हुए केरल के वहां पर लाया गया। फिर उसके बाद 1962 में 1962 में क्या हुआ कि चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को इसको भेजा और सामान्य रूप से इसका पालन किया गया। फिर 1962 से लेकर 1991 तक का जो दौर था वहां पर लगातार आप देखेंगे जो बाहुबल था, धन बल था, उसको रोकने के लिए, क्योंकि इसका प्रयोग होता था तो उसको रोकने के लिए संहिता को लगातार संशोधित किया गया, मॉडिफाई किया गया और ज्यादा लगातार मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास किया गया। फिर सत्तारूढ़ दल के हम कह सकते हैं आचरण को कंट्रोल करने के लिए इस आचरण को, सत्तारूढ़ दल के आचरण को कंट्रोल करने वाली जो धारा है उसको भी इसमें जोड़ा गया और 1991 में जो टीएन शेषन थे, तात्कालिक जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने अनुच्छेद 324 के तहत जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको सख्ती से लागू किया। फिर 2013 में एक और अपडेट इसमें हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी घोषणा पत्रों पर भी जो गाइडलाइंस होती हैं, जो दिशा निर्देश होते हैं, उनको जोड़ने का निर्देश दिया और 2014 के आम चुनाव में घोषणा पत्र संबंधी जो नियम है वो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल कर दिए गए, एमसीसी में शामिल कर दिए गए। तो इसका इतिहास है। अब इसमें होता क्या है, तो देखिए, जैसे ही लागू होता है तो लागू होने के समय से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जो तारीख होती है उसी दिन से लागू हो जाता है। यानी कि आज बिहार में अगर विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई तो आज ही से यह लागू हो जाएगा और चुनाव प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये क्या रहेगा, प्रभावी रहेगा। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो उसमें पूरे देश में यह लागू हो जाता है। विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो जिस राज्य में घोषणा होती है वहां पर लागू होगा और उपचुनाव की अगर बात करेंगे तो केवल जिस संबंधित क्षेत्र में उपचुनाव होते हैं वहां पर लागू होगा। अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग की। तो मूलभूत जानकारी ले लीजिए कि एक स्वायत्त और संवैधानिक संस्था होती है। इसकी स्थापना 25 जनवरी की तिथि को हुई थी। कब हुई थी, तो
50 में हुई थी। इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहां है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, जहां से यह घोषणा की गई है। अब देखिए, चुनावों के संचालन और निगरानी का काम तो ये करता ही है, साथ ही ध्यान रखिएगा जो लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्य विधानसभा है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रबंधन कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा। अभी किसका चुनाव है? तो अभी चुनाव आपका राज्य विधानसभा का है, तो इसीलिए इसका कौन करेगा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि निर्वाचन आयोग के द्वारा इसका चुनाव का संचालन और निगरानी यहां पर की जाएगी। वहीं पर अगर ये पंचायत का चुनाव होता या नगर पालिका का चुनाव होता तो इसका प्रबंधन कौन करता? राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता, इसका संचालन किया जाता, इसकी निगरानी की जाती। अब संविधान में निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहां है? तो अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। आगे आते हैं अभ्यास प्रश्न पर और इसकी जिम्मेदारी अब छोड़ते हैं आपके ऊपर। प्रश्न आपके लिए है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? विकल्प आपके सामने हैं, 35, 36, 38 या 40। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।